हेलो। तो अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर्स में देखा था वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में जो हमने देखा था वो हमने ए आर देसाई के व्यूज़ देखे थे, हमने एम एन रॉय के व्यूज़ देखे थे। और इन व्यूज़ को देखने के बाद हमें पता चला था कि ये जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, चाहे एम एन रॉय हो गए या ए आर देसाई हो गए, ये जब इंडियन नेशनलिज्म को देखते हैं या इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखते हैं या इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखते हैं, तो ये एक मार्क्सिस्ट पैराडाइम इस्तेमाल करते हैं। उस मार्क्सिस्ट पैराडाइम के चश्मे से ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मार्क्सिस्ट स्कॉलर में एक इवोल्यूशन हुआ और इस इवोल्यूशनरी दौर के दौरान ऐसा हुआ कि मार्क्सिज्म के चश्मे से इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखने का जो कंटेंट था, उसको देखने का जो नज़रिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया। और इस परिवर्तन के जो सबसे बड़े पुरोधा थे वो बिपिन चंद्रा थे। बिपिन चंद्रा एक ऐसे स्कॉलर हैं जो हमारे प्रिपरेशन के दौरान भी काफ़ी फेमस रहती हैं उनकी किताबें। आपने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा। तो बिपिन चंद्रा भी एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने जिस मार्क्सिस्ट पैराडाइम से एनालाइज किया जाता था या समझा जाता था इंडियन नेशनल मूवमेंट को, उसको देखने का नज़रिया थोड़ा ट्विक किया, उसको थोड़ा सा बदला। अब बिपिन चंद्रा जो पहले की जो मार्क्सिज्म के व्यू थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखने के, उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया। और किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ किया, किस व्यू को क्रिटिसाइज़ किया, ये हम लोग आगे देखेंगे। बिपिन चंद्रा जी ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया जो किताब लिखी गई थी, ये 1966 में या 1966 में ये किताब लिखी गई थी। इस किताब में इन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही थी। वो बात ये थी कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने क्या बात कही थी कि उन्होंने ऐसा कहा था कि जो आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ यानी आइडियाज़ ऑफ मार्क्सिज्म, वो आइडियाज़ जो हैं आर नॉट क्रिएटेड डायरेक्टली फ्रॉम द पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन इवन दो द लैटर शेप देम। अब ये जो आइडिया ऑफ नेशनल मूवमेंट था, ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, बिपिन चंद्रा के मुताबिक उन्होंने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो आइडिया ऑफ नेशनल मूवमेंट है या जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, वो डायरेक्टली तुम्हारा पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्रिएट नहीं हुआ है, रादर दैन ये जो पर्टिकुलर मोड ऑफ क्रिएशन, जो प्रोडक्शन जो था, उसने उसको शेप किया है। अब यहाँ पे वो क्या बात बोलना चाह रहे हैं, बिपिन चंद्रा ये बोलना चाह रहे हैं कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर जब भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखते हैं वो इसे फेजेस में देखते हैं। वो क्या बोलते हैं कि पहले फेज़ में क्या था, बिग बुर्जुआ इससे अटैच्ड हुए, फिर दूसरे फेज़ में क्या हो गया कि पेटी अर्बन बुर्जुआ इससे अटैच होना शुरू हो गया, फिर तीसरे फेजेस में क्या हुआ कि इससे इंडियन मासेस अटैच होनी शुरू हो गई, दैट इज़ वर्किंग क्लास एंड पीजेंट्स। लेकिन जो लीडरशिप रहा वो क्या रहा, बुर्जुआज के ही हैंड में रहा। दूसरा बात, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो ए आर देसाई या एम एन रॉय का था, वो क्या बोलना चाहते थे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है और इंडिया जो है वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। और ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म का एम्बिट है उसके अंदर इंडिया ऑलरेडी आ चुका है। और ये सब जो चीज़ें हो रही है इनका कहीं ना कहीं संबंध मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से है। तो यहाँ पे बिपिन चंद्रा पिछले जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे उनके प्रति क्रिटिकल होते हुए ये कहते हैं कि आइडियाज़ जो हैं, यानी नेशनल मूवमेंट की जो आइडिया जो है, जो नेशनलिज्म की आइडिया जो है, वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं हुई है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से, जो कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, बल्कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट ने हाँ उसको शेप जरूर किया है, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से वो जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, आइडिया ऑफ नेशनल मूवमेंट, वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने कुछ ऑटोनॉमी दी, कुछ इम्पोर्टेंस दिया आइडियाज़ को कि हाँ आइडियाज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आइडियाज़ जो हैं वो उनकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है, उनका एक अपना फ्लो है, उनका एक अपना प्रवाह है, उनकी एक अपनी ऑटोनॉमी है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रिलेशन है, सिर्फ उसमें उसके कारण से इन आइडियाज़ का जनरेशन नहीं हुआ है। हालांकि वो ये बोलते हैं कि ये सत्य है कि सोशल रिलेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द आइडिया ऑफ मैन।
ठीक है, वो आइडिया ऑफ मैन इन अ प्रोडक्शन रिलेशन, उससे जो है सोशल रिलेशंस एग्जिस्ट करती है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन मेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रिलेशन इज़ क्रूशियल टू देयर सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शंस। यानी बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं, और ये कोट आपको याद रखनी है। वो कोट क्या है कि बिपिन चंद्रा सेज दैट द सोशल रिलेशन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द आइडियाज मेन फॉर्म ऑफ देम। ओके, लेकिन मेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रिलेशन इज़ क्रूशियल टू देयर सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन। इसके बाद ये क्या बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं किसी भी सोसाइटी में, वो नैरो इंटरेस्ट ऑफ द क्लासेस जो होते हैं जिसमें उनका जन्म होता है, ये उससे ऊपर की बात करते हैं। तो बिपिन चंद्रा एक लीवे देते हुए इंटेलेक्चुअल्स के बारे में ये बोलते हैं कि जो भी इंटेलेक्चुअल्स किसी भी सोसाइटी में जन्म लेते हैं, किसी भी क्लास में जन्म लेते हैं, उन क्लास का जो नैरो इंटरेस्ट होता है उससे उनका ज़्यादा तालमेल नहीं होता है, वो उससे ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं कि इट इज़ शेयर क्रूड मैकेनिकल मटेरियलिज्म टू डिफाइन द इंटेलेक्चुअल्स only on the basis of their origin in particular class or groups. It is because the intellectuals are guided at the level of consciousness by thought and not by interest. यहाँ पे बिपिन चंद्रा वो जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया के हम लोग बात करते हैं कि उस मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया के कारण नेशनल मूवमेंट शुरुआती दौर में जो अपनी प्रारंभिक गति पकड़ता है, उस मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया के बारे में बिपिन चंद्रा ये बोलते हैं कि ये एक मैकेनिकल मटेरियलिज्म होगा, ये एक शेयर मैकेनिकल मटेरियलिज्म होगा। ये एज्यूम कर लेना कि इंटेलेक्चुअल्स जिस क्लास में जन्म लेते हैं उसी क्लास की बात करते हैं, उसी क्लास के नैरो इंटरेस्ट से ही डिफ़ाइन होते हैं, वो अपने पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर ग्रुप से ही डिफ़ाइन होते हैं। ये एज्यूम कर लेना इंटेलेक्चुअल्स के बारे में एक क्रूड शेयर मैकेनिकल मटेरियलिज्म का ये उदाहरण होगा। वो क्या कहते हैं बिपिन चंद्रा इंटेलेक्चुअल्स के बारे में क्या कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से गाइडेड होते हैं और नॉट बाय ओनली देयर ओन शेयर इंटरेस्ट, नॉट बाय देयर ओन नैरो इंटरेस्ट, इससे वो गाइडेड होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं बिपिन चंद्रा कि जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे एज इंटेलेक्चुअल्स, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर एक इंटेलेक्चुअल का काम कर रहे थे, वो एक्ट कर रहे थे above the narrow interest of their class and the group they were born in। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दे डिड नॉट रिप्रेजेंट एनी क्लास। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले हमने देखा था कि हमने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स के बारे में देखा था। वो जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल का डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे था कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप एंड दे आर बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप एंड दे आर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं होते हैं, and by assuming the responsibility of the interest of that particular group they become the leader of that particular group। तो वहाँ पे क्या थिंकिंग निकल के आती है कि जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे वो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स थे। यहाँ पे बिपिन चंद्रा एक पॉइंट और ऐड करते हैं कि वो जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे वो जिस ग्रुप में पैदा लिए थे, जिस ग्रुप से बिलोंग करते थे, सिर्फ उसी ग्रुप की बात नहीं करते थे, रादर दे यूज टू टॉक अबाउट द लार्जर पिक्चर, लार्जर इंटरेस्ट एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। एट द सेम टाइम बिपिन चंद्रा ये भी बोलते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी क्लास या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। दे यूज टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्लास, अ पर्टिकुलर ग्रुप, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे होता था, नॉट फॉर द पर्सनल गेन। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होता था एक पर्टिकुलर क्लास का, वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास की मांगों को आगे बढ़ाने की जो बात होती थी वो तुम्हारा आइडियोलॉजिकल लेवल पे होता था, न कि पर्सनल लेवल पे होता था। तो बिपिन चंद्रा इस बात को एक कोट के माध्यम से जो लिखते हैं वो कहते हैं कि लाइक द बेस्ट एंड genuine intellectual the world over and in all history, the Indian thinkers and intellectual of the 90th century too were philosopher and not hacks of party or a class। ठीक है, तो बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं कि जैसे कि हमारा पूरी दुनिया में जो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट के जो लीडर्स थे, ठीक उसी तरह ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे वो फिलोसफर थे, या वो फिलोसफर थे और न ही फिलोसफर थे, बल्कि वो फिलोसफर थे
वो फिलोसफर थे और वो किसी पार्टी के हैक या किसी पार्टी के या किसी क्लास के हैक नहीं थे, किसी क्लास के, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्लास के पुरोधा नहीं थे। वो कहते हैं कि इट इज़ ट्रू दैट दे वर नॉट एवर क्लास और ग्रुप एंड डिड इन प्रैक्टिस रिप्रेजेंट कॉन्क्रीट क्लास और ग्रुप इंटरेस्ट। वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते थे और उनकी मान्यताओं को, उनकी डिमांड्स को आगे बढ़ाने की वो बात करते थे, लेकिन बट व्हेन दे रिफ्लेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ अ क्लास और अ ग्रुप दे डिड सो थ्रू द प्रिज्म ऑफ आइडियोलॉजी। लेकिन वो जब किसी भी क्लास या किसी ग्रुप की बात को आगे बढ़ाने की बात करते थे तो वो ये चीज़ करते थे थ्रू द प्रिज्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड नॉट डायरेक्टली एज अ मेंबर और द ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ दैट क्लास और ए ग्रुप। यानी इनका कहने का क्या मतलब है कि वो जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी, और जब वो किसी भी क्लास या किसी इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते थे तो वो क्लास या इंटरेस्ट ग्रुप के विचारों को जब आगे बढ़ाते थे, उनके डिमांड्स को आगे बढ़ाते थे, मिडिल इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द 19th सेंचुरी की यहाँ बात हो रही है, तो वो इस चीज़ को थ्रू द प्रिज्म ऑफ आइडियोलॉजी करते थे, ना कि थ्रू द प्रिज्म ऑफ पर्सनल गेन करते थे। अब देखिए यहाँ बिपिन चंद्र आगे क्या बोलते हैं। जब बिपिन चंद्र इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ अर्लियर नेशनलिस्ट लीडर्स की बात करते हैं, जिसको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक आउटलुक थी वो बेसिकली कैपिटलिस्ट थी। यहाँ पे बिपिन चंद्रा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि उनकी जो आउटलुक थी वो बेसिकली कैपिटलिस्ट थी। इसका क्या मतलब है इस बात को कहने का कि इट इन नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ दे, यानी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दैट टाइम, द moderates of that time, the late 19th century or the late 19th century or the late 20th century, तो वो जो क्या थे कि इन नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ दे चैम्पियन द कैपिटलिस्ट ग्रोथ इन जनरल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल क्लास इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो जितने भी स्फेयर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ थे वहाँ पे उन्होंने कैपिटलिस्ट ग्रोथ को चैम्पियन किया, वो इंटेलेक्चुअल्स, और उन्होंने इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दे वर वर्किंग फॉर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट। इसका ये मतलब है बिपिन चंद्रा के मुताबिक कि कैपिटलिस्ट सपोर्ट फॉर द कांग्रेस इन द अर्ली फेजेस वाज नेग्लिजिबल। यानी क्या बोलते हैं बिपिन चंद्रा कि वो जो इकोनॉमिक थिंकिंग थी आपके अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स की, वो इसेंशियली कैपिटलिस्ट थी, लेकिन वो जो कैपिटलिज्म था वो ऐसा नहीं था कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप या फिर किसी पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट लीडर्स के या किसी कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करते थे, क्योंकि वो इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सपोर्ट जो था कांग्रेस का वो अर्ली फेज में वो काफ़ी नेग्लिजिबल था। अब देखिए, नेशनलिस्ट सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिलीफ ऑफ द नेशनलिस्ट दैट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट along the capitalist line was the only way to regenerate the country in the economic field। अब ये जो नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो कैपिटलिज्म को इसलिए नहीं सपोर्ट करते थे कि वो हैक्स थे उस कैपिटलिस्ट क्लास के, वो उस एजेंट थे उस कैपिटलिस्ट क्लास के। यहाँ पे वो डिफ़र करते हैं अर्ली मार्क्सिस्ट स्कॉलर से, जैसे एम एन रॉय से या ए आर देसाई से। और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जो नेशनलिस्ट सपोर्ट था फॉर द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वो इस बिलीफ से डिराइव करता था, वो इस बिलीफ पे बेस्ड था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है अगर वो अलॉन्ग द लाइंस ऑफ कैपिटलिज्म होगा तो दैट इज़ द ओनली वे टू रिजनरेट एंड रेजुवनेट द कंट्री इन द इकोनॉमिक फील्ड। तो कंट्री को, तो इकोनॉमिक फील्ड में, दो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को रिजुवनेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ का कैपिटलिस्ट लाइन में डेवलपमेंट ज़रूरी है। और इस कारण से जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। इन अदर वर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास ऑब्जेक्टिवली कोइंसाइडेड विद द चीफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द मूवमेंट। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि यहाँ पे वो मार्क्सिज्म ऑफ जो अर्ली मार्क्सिस्ट थे उससे डिफ़र करते हुए कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास का जो इंटरेस्ट था वो कोइंसाइड करता था विद द चीफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द मूवमेंट, और इसीलिए जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। कि पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर कैपिटलिस्ट लाइन पे होगा तभी देश की इकॉनमी रिजुवनेट होगी, और दूसरी बात क्या है कि वो जो कैपिटलिस्ट क्लास था उसका इंटरेस्ट और इंडियन नेशनल मूवमेंट का इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट कोइंसाइड करता था। इसीलिए उन्होंने क्या, इसीलिए बिपिन चंद्रा ने thus by abandoning the instrumentalist approach espoused by the Dutt and Desai, बिपिन
Chandra began a major change in perspective in the Marxist historiography of the Indian national movement. तो Marxist historiography of the Indian national movement से जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच जो दत्त और देसाई ने अपनाया था, उससे बिपिन चंद्रा एक अलग बात करते हैं, एक अलग तरह की बात करते हैं. अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच जो दत्त और देसाई ने वो क्या अपनाया था, वो क्या था कि दत्त और देसाई इस बात में मानते थे कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो इंस्ट्रूमेंट था इन द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लासेस टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लासेस ओनली. ठीक है. अब यहाँ से क्या बोलते हैं कि ये चेंज इन पर्सपेक्टिव के बावजूद बिपिन चंद्रा रिमेन एंकर्ड टू द सेवरल पॉइंट्स ऑफ द पैराडाइम डेवलप्ड बाय द आर.पी. दत्त. तो आर.पी. दत्त साहब ने या एम.एन. रॉय साहब ने या ए.आर. देसाई साहब ने जो एक इनिशियल पैराडाइम डेवलप किया था, बिपिन चंद्रा उससे जुड़े हुए रहते हैं, उससे एंकर्ड रहते हैं. अब बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं कि अब वो कौन सा पॉइंट था जिससे वो एंकर्ड रहते हैं कि वो जो पीसफुल एंड ब्लडलेस अप्रोच ऑफ अ स्ट्रगल जो नेशनलिस्ट लीडर ने अपनाया था, वो दत्त और देसाई या वो आर.पी. दत्त हो गए या एम.एन. रॉय हो गए या ए.आर. देसाई हो गए, वो क्या बोलते हैं कि वो जो पीसफुल एंड ब्लडलेस अप्रोच ऑफ द स्ट्रगल जो अडॉप्ट किया गया था नेशनलिस्ट लीडर से, वो इस कारण से किया गया था ताकि जो आपके बुर्जुआ क्लासेस हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे. क्योंकि अगर रिवोल्यूशन जो है, अगर मूवमेंट जो है वो ब्लडिड हो जाएगा, अगर वो वायलेंट हो जाएगा, अगर वो रिएक्शनरी हो जाएगा, तो वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा. बिपिन चंद्रा भी इसी बात को सहमति देते हैं और इस बात को सहमति अर्लियर मार्क्सिस्ट स्कॉलर भी देते हैं, जैसे आर.पी. दत्त. अब यहाँ पे बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं कि the peaceful and the bloodless approach of a struggle adopted by the nationalist leadership as a basic guarantee to the proprietary classes that they would no time be faced with situation in which their interest might be put in jeopardy with even temporarily. अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है नॉन वायलेंस की, नॉन वायलेंट नेशनल मूवमेंट की, वो सेम है दत्त और देसाई के अंडरस्टैंडिंग से. दूसरी बात बिपिन चंद्रा और पिछले मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स में जो सिमिलैरिटी है व्यू में, वो ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन मासेस एंड द नेशनलिस्ट ऑलवेज रिमेन प्रॉब्लमैटिक. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं कि तो ये जो कंसेप्शन है कि नेशनलिस्ट लीडर्स में और इंडियन मासेस के बीच का जो रिलेशनशिप था वो कॉर्डियल नहीं था, उनमें कहीं ना कहीं बम्प्स थे. तो ये जो कंसेप्शन है, ये जो पर्सपेक्टिव है, इससे बिपिन चंद्रा भी अग्री करते हैं. तो फॉर द मॉडरेट लीडर्स द मासेस हैड नो रोल टू प्ले. तो मॉडरेट लीडर